दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लो इन केस किसी भी कस्टमर ने अगर बैंक से कोई भी एक लोन लिया और इन केस किसी भी मजबूरी की वजह से कल को वो कस्टमर बैंक का जो लोन का पैसा है वो अगर बैंक को रीपे नहीं कर पाता तो इस केस में बैंक कस्टमर के ऊपर क्या एक्शन ले सकता है और ऐसे केस में कस्टमर को इसके लिए कैसे डील करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक तरह से सेटलमेंट बैंक के साथ कैसे की जा सकती है। जो बैंक हमें नोटिस भेजता है जैसे कि सेक्शन 138 का नोटिस भेजता है, इसके अलावा LRN भेजता है और इसके अलावा DLN भेजता है, साथ में आर्बिट्रेशन क्या होता है, DRT क्या होता है, ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, इसको मतलब हर चीज को एक तरह से बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल जितने भी सारे पॉइंट्स बनते हैं कि बैंक के साथ ऐसे केस में अगर मान लो लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक के साथ ऐसे केस में आपको कैसे डील करना चाहिए। अब ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे का खुद का भी एक तरह से 6 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार जो है KCC डिपार्टमेंट में जो रिकवरी वाला डिपार्टमेंट है उसमें एक तरह से लगभग 6 महीने के लिए काम भी किया हुआ है बैंक में। और साथ में मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, जैसे पर्सनल लोन की रिकवरी हो गई, आपके होम लोन की रिकवरी हो गई, तो बैंक में मेरे जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके मैंने ये पूरी की पूरी PPT तैयार की है। तो बैंक का जो भी प्रोसेस है, कैसे बैंक काम करता है, हर एक चीज को इस वीडियो में हम एक तरह से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक तरह से दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड लोन, एक होते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? जब भी हम ऐसे प्रकार के लोन लेते हैं तो इसमें हम कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, जैसे आजकल आप देखते हो कि बजाज 0 EMI कार्ड है ना, आपको बस एक तरह से आपको फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो एक तरह से इसमें हम कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी तो नहीं रख रहे। जैसे मान लो मैं पर्सनल लोन ले रहा हूं तो मेरा जो भी सिबिल स्कोर है उस सिबिल स्कोर के ऊपर मेरी एक तरह से ट्रस्ट करते हुए या फिर मेरे पैन कार्ड से ये देख लेना कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, बस बैंक मेरे को एक लोन दे देता है, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, जो भी है, पर मैं बैंक के पास कोई भी चीज गिरवी तो नहीं रख रहा। ऐसे ही जब मैं क्रेडिट कार्ड बनवाता हूं तो बस बैंक मेरे को क्रेडिट कार्ड दे देता है मेरे सिविल स्कोर के बिहाफ पे, कोई भी चीज मैं उसमें भी बैंक के पास गिरवी नहीं रख रहा। लेकिन अगर मान लो मैं घर को एक तरह से होम लोन लेता हूं तो होम लोन तो मैंने ले लिया, बैंक इसके ऊपर एक चार्ज लगा देता है जिसे हम इंग्लिश भाषा में मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बैंक के पास घर गिरवी पड़ा है। कब तक गिरवी पड़ा है? जब तक आप बैंक का सारा लोन नहीं उतार देते। तो इसके पास एक तरह से अगर कल को कोई होम लोन का डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास वो घर गिरवी पड़ा है, बैंक के पास उस घर के कागज पड़े हैं। ऐसे ही कार लोन की बात करें तो बैंक, गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी आपके नाम पे है, लेकिन जब आप RC को उठाओगे ना गाड़ी की, उस पर लिखा है, मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो उस पर लिखा होगा हाइपोथिकेटेड टू SBI, यानी ये गाड़ी गिरवी है। साधारण भाषा में हम उसको मॉर्टगेज नहीं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब बस ये है कि गाड़ी गिरवी है बैंक के पास। कब तक? जब तक आप बैंक का पूरा कार लोन नहीं उतार देते। ऐसे ही मान लो KCC है, फार्मर अपना लैंड बैंक के पास गिरवी रख रहा है। कब तक रख रहा है? जब तक वो जो है बैंक का पूरा लोन नहीं उतार देता। ऐसे ही गोल्ड लोन, हम सोना लेके जाते हैं और इसको हम बोलते हैं प्लेज। गोल्ड लोन को क्या बोलते हैं? इस पे जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं प्लेज, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि सोना मेरा बैंक के पास गिरवी है। कब तक? जब तक मैं बैंक का पूरा ब्याज और मूलधन पूरा चुका नहीं देता, ठीक है। तो साधारण सारी की सारी चीजें ये हो गई। तो जब कोई चीज गिरवी हम बैंक के पास रखते हैं, ऐसे लोन को बोलते हैं हम सिक्योर्ड लोन। और जब कोई भी चीज बैंक के पास हम गिरवी नहीं रखते, इसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब आगे बढ़े, अब आगे ना एक एक चीज को लेके चलेंगे कि मान लो किसी ने पर्सनल लोन का डिफॉल्ट कर दिया, तब कैसे सेटलमेंट होती है, क्या प्रोसेस होता है। ऐसे ही कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर देता है, पैसा नहीं भर पाता, तो एक एक को कि कोई होम लोन का डिफॉल्ट, कार लोन, KCC, सारी चीजें। इसके अलावा OD लिमिट, CC लिमिट भी देखेंगे और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है उसको भी सारे के सारे को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे बढ़े, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। एक ना सरफेसाई एक्ट है, SARFAESI, ये एक्ट आया था साल 2002 में, ठीक है। 2002 से पहले भारत में जो बैंक थे ना, इनके पास कोई ताकत नहीं थी। मान लो कोई ये कस्टमर है, ये बैंक का लोन डिफॉल्ट कर देता है, मान के चलो जी होम लोन डिफॉल्ट कर देता है, तो बैंक ना, साधारण भाषा में कहूं ना तो कस्टमर का कुछ नहीं उखाड़ पाते थे साल 2002 से पहले। लेकिन साल 2002 में क्या आया? सरफेसाई एक्ट आया, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो सरफेसाई एक्ट है ना, ये बैंकों को पावर देता है। एक तरह से ये जो एक्ट है, ये कानून की किताब में बैंकों को पावर देता है कि भाई अगर मान लो आपका कोई भी कस्टमर पैसा नहीं दे रहा तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो,
ठीक है, ये बैंकों को पावर देता है। लेकिन दो प्रकार के लोन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अनसिक्योर्ड लोन और एक होते हैं सिक्योर्ड लोन। लेकिन ये पावर देता है सिर्फ सिक्योर्ड लोन के केस में। अगर कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर मान लो कोई भी XYZ अनसिक्योर्ड लोन का डिफॉल्ट करता है, तो ये सरफेसाई एक्ट अनसिक्योर्ड लोन के केस में पावर नहीं देता, उसमें अलग चीजें आती हैं, फिर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सरफेसाई एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं पर्सनल लोन को। सबसे ज्यादा डिफॉल्ट भी यही होते हैं और बैंकों के लिए सबसे कमाई करने का जरिया भी पर्सनल लोन है और सबसे ज्यादा डिफॉल्ट भी पर्सनल लोन में होते हैं। अगर मैं आज की डेट में किसी भी बैंक से होम लोन लूं तो मेरे को आप पकड़ के चलो 8 से 10% पे मिल जाता है। कार लोन भी इसी रेट पे मिल जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं पर्सनल लोन किसी बैंक से जाकर लूं तो मेरे को 12%, इवन 12 से लेके 30% तक बैंक पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्यों इतना ज्यादा चार्ज करते हैं? पहली बात, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। कोई भी कस्टमर अगर इस लोन को, मान लो मैं बैंक हूं, आप कस्टमर हो, मैं आपको आपका सिबिल स्कोर देखूंगा, आपका पैन कार्ड देखूंगा और मैं आपको एक लोन दे दूंगा, बस सिर्फ आपके सिबिल स्कोर और पैन कार्ड पे वो देखते हुए कि ठीक है भाई बंदा भरोसे वाला है। लेकिन कल को आप मान लो पैसा नहीं भरते तो कोई भी चीज आपकी मेरे पास गिरवी तो नहीं है, मेरे लिए तो कितना कठिन हो जाएगा कि आपका पैसा रिकवर करना है। हो सकता है कि मैं कानूनी प्रोसेस से भी चला जाऊं, लेकिन दुर्भाग्य तो इस देश का ये भी है कि इस देश में मतलब आपको भी पता है कि कितने ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग पड़े हैं। तो वो वाला रास्ता बैंक चूज जरूर करता है। हो सकता है कि मैं कानून के जरिए आपको सजा भी दिलवा दूं, लेकिन मेरा पैसा रिकवर तो नहीं हो रहा। तो बैंक पहले ही मान के चलता है कि 100 में से 10 से 15 कस्टमर तो मेरा डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। ये जो बंदा डिफॉल्ट करेगा इसकी भरपाई ये बाकी के जो 85 लोग हैं इनको देनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ना, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे। चलो ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। अब एक चीज समझो, अब बात आती है कि मान लो मैंने पर्सनल लोन का डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है जी। अब उदाहरण लेके चलते हैं कि मेरी 5 तारीख को EMI कटनी थी पर्सनल लोन की, मैंने पहली बार EMI नहीं काटी। मान के चलो कि बैंक के पास पूरी लिस्ट है, बैंक के पास मान के चलो कि एक कोई भी दिल्ली ब्रांच पकड़ लो किसी भी बैंक की, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली की ब्रांच है, कोई भी एक करोल बाग की ब्रांच है, उसमें मान लो 1000 कस्टमर के ने पर्सनल लोन ले रखा है। इन सब की किस्तें 5 तारीख को कटती थी। अब मान के चलो कि पहली बार कोई ऐसा कस्टमर जिसकी पहली EMI बाउंस हो गई, ठीक है जी। तो पहली बार बाउंस हो गई EMI, तो ये आपका केस आ गया 0 to 30 DPD में। DPD का मतलब देखो, बैंकिंग में हम ये नहीं बोलते कि 30 दिन से लोन नहीं दे रहा, इसको हम DPD में बोलते हैं। DPD यानी डे पर ड्यू, ठीक है जी। मान के चलो किसी ने पहली किस्त नहीं भरी तो ये आ गया 0 से 30 बकेट के अंदर, यानी 0 से 30 DPD के अंदर आ गया। तो जब पहली किस्त बाउंस होती है ना, इसे हम अर्ली बकेट बोलते हैं। और ये जो केस है ना, ये सीधा सीधा कॉल सेंटर के पास जाता है, यानी बैंक वाले खुद एम्प्लॉय अभी झिकझिक नहीं करते, ये सारे केस कॉल सेंटर को दे देते हैं, थर्ड पार्टी को, कि वो फोन करेंगे, सर आपकी पहली बार आपने पैसा नहीं भरा, आप अपना पैसा भर दो, ऐसा वैसा सारा कुछ, ठीक है जी। इसमें लगभग 90% केस रिजोल्व हो ही जाते हैं कि लोग जो है पैसा भर ही देते हैं। क्योंकि पहली बार क्या होता है, किसी की मान के चलो कि ऑटो डेबिट लगा रखा है, वो ऑटो डेबिट नहीं लगा, कोई गलती से स्किप हो गया, किसी को लगा था कि 6 तारीख है, 5 तारीख को ही पैसा कट गया, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इंटेंशनल डिफॉल्टर पहली किस्त में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग आप मान के चलो कि 90% केस तो रिजोल्व हो ही जाते हैं। आप खुद सोचो, अगर कोई इंटेंशनल डिफॉल्टर भी है जो जान के लोन ही इसलिए लिया कि मैं जान के डिफॉल्ट ही करूंगा, वो भी पहली किस्त कभी भी बाउंस नहीं करेगा। तो 0 से 30 जिसका केस होता है वो कॉल सेंटर उसको लगभग रिजोल्व कर देता है। लेकिन इसमें मान के चलो कि 10% ऐसे केस हो गए जो नहीं भरा पैसा, वो आगे अगली DPD में 30 to 90 वाली के अंदर। अब इस केस में बैंक बस रेगुलर फॉलोअप लेता रहता है, लेकिन अभी तक आपका जो केस है वो NPA डिक्लेयर नहीं हुआ। NPA कब बनता है, यानी बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो केस बनता है वो बनता है 90 दिनों के बाद। RBI बोलता है कि अगर कोई भी लोन 90 दिनों तक आपका पैसा नहीं भर रहा, पहली किस्त बाउंस हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई, तो अब ये केस बन गया NPA। अब इसके खिलाफ बैंक जो है कोर्ट से नोटिस, सारे के सारे जो भी प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने पहली किस्त बाउंस करी, यानी 30 दिन तक पैसा नहीं भरा, इसे हम बोलते हैं SMA 1, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। किसी ने 60 दिन तक नहीं भरा तो इसे बोलते हैं SMA 2, और 90 दिन हो गए तो इसे हम बोल देते हैं NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे ही आपका लोन NPA हो गया, यानी 90 डेज हो गए, अब बैंक 3 नोटिस निकालेगा। पहला सेक्शन 138, ये नोटिस कैसे आता है, आप जब भी कोई लोन लेते हो या तो उस पर ऑटो डेबिट लगवाते हो या फिर कोई ना कोई आप एक तरह से ब्लैंक चेक शुरू में बैंक को देते हो साइन करके, ठीक है जी। तो जैसे ही वो बैंक आपका चेक लगा देगा, अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, वो चेक बाउंस हो जाएगा। या फिर ऑटो डेबिट लगाएगा, वो ऑटो डेबिट से अकाउंट से पैसे कटेंगे, अकाउंट में पैसे थे नहीं, तो एक तरह से बाउंसिंग ऑफ चेक जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं सेक्शन 138,
तो इससे एक तरह से आपके ऊपर लीगल कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरा जो नोटिस आपको भेजेगा वो भेजेगा LRN, ये होता है लोन रिकॉल नोटिस, और तीसरा आएगा DLN यानी डिमांड लीगल नोटिस। ये 3 नोटिस आपको हर लोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, हर एक लोन के अंदर ये 3 नोटिस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। ये आपके घर पे बैंक कोर्ट से भिजवाएगा, सेक्शन 138, LRN, DLN। अब हमारे देश की जनता और भी चतुर है, वो बोलती है कि आने दो नोटिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में मतलब लगातार आपके ऊपर जो है 90 डेज के बाद फिर ये नोटिस तो कोर्ट से आते ही रहेंगे, साथ में जो बैंक की कलेक्शन वाली टीम होगी यानी जो रिकवरी टीम होती है। अब अगर मैं आपको डीप में जाके समझाऊं तो बैंक अक्सर कैसे काम करता है, देखो यहां पे मान लो ये बैंक है, बैंक ने अपनी ब्रांच में 2 एम्प्लॉय बिठा दिए रिकवरी के लिए, लेकिन उसके पास एक एजेंसी हायर करेगा बैंक, ये होती है थर्ड पार्टी एजेंसी, ठीक है जी। ये एजेंसी जो होती है ना, ये इसके बंदे होते हैं, ठीक है, ये आपके घर पे आएंगे और इनको गाइड करते हैं बैंक के एम्प्लॉय, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉय खुद घर घर जा करके एक तरह से कलेक्शन नहीं करते, इसलिए बैंक हमेशा एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करता है और बोलता है कि आप हमारे बिहाफ पे ये जो लोन है इसको रिकवर करो। एजेंसी को मान लो 1 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया, तो एजेंसी को 10% कमीशन दे दिया, हाँ जी 10,000 रुपये आपके हो गए। तो ऐसे ही ये रिकवरी टीम काम करती है, ठीक है जी। अब ये नोटिस आ गए, फिर भी कस्टमर मान के चलो नहीं मान रहा, ठीक है। अब क्योंकि देखो अब बैंक की ना मजबूरी है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, कभी भी कोई भी लोन कभी भी डिफॉल्ट मत करना। अगर मान के चलो आपने 1 रुपये का डिफॉल्ट भी कर दिया ना, तो आपका सिविल स्कोर तहस नहस है, मतलब आपको कभी भी लाइफ टाइम फिर लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सिविल स्कोर को सुधारना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें काफ़ी लंबा 1-2 साल का टाइम लग जाता है। वो भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी कि सिविल स्कोर को हम कैसे सुधारें, ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे मान के चलो पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है जी, बैंक ने नोटिस भी भेज दिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कस्टमर के लिए, रोज हर दूसरे तीसरे दिन बैंक की एक जो ये एजेंसी है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, ये आपके घर पे आके बैठ जाएगी। आपके अड़ोस पड़ोस में, चलो बैंक ऐसा गाली गलौज तो नहीं करता, लेकिन रोज आपके घर पे आके बैठ जाएगी। अब आप देखोगे कि अड़ोस पड़ोस वाले जो लोग हैं वो रोज देखते हैं कि यार ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, मतलब डिफेम हो जाता है ना बंदा की, मान के चलो कि मेरा अड़ोस पड़ोस वाला हर इंसान देख रहा है कि यार मैंने बैंक से कर्जा लिया और मैं बैंक का पैसा दे नहीं रहा। और ये बैंक के जो बंदे हैं, मान के चलो इनको एजेंसी जो है उनका तो बैंक से कमीशन मिलना ही मिलना है उनको, तो वो तो रोज आपके घर पे आएगी, और जो भी उसके पास उस एरिया में 10-12 केस हैं, हर किसी के घर पे जाकर के बैठ जाएंगे वो कि हाँ जी पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो। सबसे डिफिकल्ट यही चीज होती है, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि कोर्ट हमारा क्या उखाड़ लेगा। देखो स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है, ठीक है, और कई लोग डरते हैं कोर्ट से। सीधी आप किस कैटेगरी में हो वो तो आपके ऊपर है ना। मेरा सीधा सा कहना है कि लोन कभी भी डिफॉल्ट आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो बैंक की रिकवरी टीम है इसको कैसे रोकोगे, ये तो रोज आपके घर पे आके बैठ जाएगी। तो ऐसे केस में फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाता है कि बैंक के साथ सेटलमेंट कर ली जाए। अब ये बैंक के साथ सेटलमेंट कैसे हो सकती है, अब मान के चलो पर्सनल लोन है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक को ही पता है कि मैंने कस्टमर की कोई भी चीज़ अपने पास गिरवी नहीं रखी हुई। अब कहीं ना कहीं कस्टमर, वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, ये चीज़ बैंक को भी पता है कि मैं हो सकता है कि कानूनी सज़ा ज़रूर दिलवा दूं इसको, लेकिन बैंक को पता है कि भले वो जेल में चला जाए लेकिन मेरा पैसा तो रिकवर नहीं होगा ना उससे। भाई कानून अगर कस्टमर को सज़ा भी दे दे तो ऐसे में बैंक का पैसा तो नहीं रिकवर हो सकता। तो ऐसे केस में बैंक सबसे बेटर तरीका सोचता है कि चलो जी सेटलमेंट कर लेते हैं। अब ये सेटलमेंट कितने की होगी, मान लो 1 लाख रुपए का लोन है, तो जितना नया केस होएगा, मान लो आपने जी अभी 90 ही दिन हुए हैं, तो बैंक कहेगा यार चलो ब्याज छोड़ो, इसके ऊपर मान के चलो 10,000 रुपये का ब्याज या पेनल्टी कुछ भी लगी हुई है, बैंक कहेगा भाई ये छोड़ देते हैं, मेरा मूलधन पूरा 1 लाख रुपए वापस दे दे। लेकिन जैसे तैसे केस पुराना होता चला गया, तो बैंक को ये लगता है कि मेरा पैसा मरता ही जा रहा है जैसे जैसे केस पुराना होता जा रहा है। तो ऐसे केस में फिर बैंक क्या कहेगा कि अब ब्याज जो था, पेनल्टी थी, उसको तो गोली मारो, जो प्रिंसिपल बचा है, ठीक है जी 1 लाख का, इस पे चलो जी आप 80,000 दे दो। वो आपके ऊपर है कि सेटलमेंट में, जिसको बोलते हैं ना कि नेगोशिएशन हो रहा है, अब कपड़े लेने जाते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना। देखो बैंक क्या कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ, कस्टमर क्या कहेगा कम से कम दो। तो ये एक तरह से बस बार्गेनिंग है। अब सारी चीज़ तो मैं आपको भी वीडियो में नहीं बता सकता, बस बार्गेनिंग है, जहाँ तक आप सेटल कर दो वो सेटल हो गया। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, सीधी सी बात है, सेटलमेंट चाहे 1 लाख का लोन है, चाहे आप इसे 10,000 रुपये दे के सेटल करो, चाहे आप 99,999 रुपये दे करके सेटल करो, आपका सिविल स्कोर सत्यानाश है। ये चीज़ समझ जाओ बस। आप सेटलमेंट अगर आपने कर ली तो ये उम्मीद भूल जाओ कि आपका सिविल स्कोर बच गया, क्योंकि सीधी सी स्पष्ट बात है, चाहे आप 1 रुपये का कंसेशन लो, चाहे आप 90% का कंसेशन लो बैंक से, सेटलमेंट हो गई ना, सेटलमेंट हुई, आपने लोन पूरा रीपे नहीं करा। पूरा रीपे पता है क्या होएगा कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज पूरा का पूरा जब आप दोगे
तब सिविल स्कोर बचता है। सेटलमेंट हो गई, ब्याज तो छोड़ दिया ना बैंक ने, तो सिविल स्कोर खत्म है। अब चाहे सेटलमेंट, बस सेटलमेंट का मतलब ये है कि बैंक वाले एम्प्लॉय आपके घर पे आने बंद हो जाएंगे, सिंपल सी बस साधारण बात ये है। ठीक है जी, चलो आगे क्रेडिट कार्ड का केस है। ये भी एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इनके ऊपर ना बैंक, देखो अब बैंक भी तो अपने एम्प्लॉयज पे टारगेट देगा ना। तो पर्सनल लोन में ये होता था कि आप ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को सोल्व करो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि सेटलमेंट कर लो, कोई बात नहीं। सेटलमेंट के लिए बोलता है बैंक कि अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है या किसी की मजबूरी हो गई है, सेटलमेंट होती है। लेकिन इस केस में बैंक ये कहता है कि अमाउंट का टारगेट देता है अपने एम्प्लॉयज को। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान के चलो कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है जी, इसकी लिमिट 2 लाख रुपए थी, ठीक है, बैंक ने इसने पूरी लिमिट यूज कर ली। अब ये पैसे नहीं दे रहा। अब यहां पे मान के चलो 2 लाख रुपए के बाद लेट सपोज कि इसने ऊपर जो भी पेनल्टी लगा करके 1 लाख रुपए पेनल्टी लग गई। टोटल बैंक बोलता है कि 3 लाख रुपए मैंने लेने हैं। चलो ठीक है, अब कस्टमर के साथ सेटलमेंट की बात आ गई, तो बैंक एट द एंड ये क्या ही देता है कि 1 लाख तो चल छोड़ दे, जो ब्याज पेनल्टी है वो तो छोड़ दे। स्टार्टिंग वो यही करेगा कि मेरा 2 लाख रुपए दे दे, तो कस्टमर कहेगा नहीं है। बीच में कहीं ना कहीं जहां पे भी बात आप रोक सको, आप 10% लो या आप 50% का कंसेशन लो, वो तो आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय है, इस बार ये एम्प्लॉय भी कड़क है, क्योंकि एम्प्लॉय के सर पे, मान लो एम्प्लॉय के पास 1000 केसेस है, वो जैसे कुछ केस होते हैं कि उसमें होता है कि 1000 में से आपको 100 केस रिजोल्व करने, लेकिन इस केस में क्या है, भले आप 2 केस रिजोल्व करो, लेकिन एम्प्लॉय का महीने का जो टारगेट है वो 10 लाख रुपए का है। मान लो कि 10 लाख रुपए कलेक्शन लाना है, तो इस केस में एम्प्लॉय ये आपको कहेगा ही नहीं, वो कहेगा 2 लाख रुपए पूरे ही लूंगा। अच्छा, आप कहोगे कि नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ जी 50,000 रुपए ही दूंगा, तो एम्प्लॉय क्या करेगा 50,000 रुपए लेके, उसको 10 लाख रुपए का टारगेट पूरा करना है। तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा अमाउंट रिकवर करने का टारगेट देता है। तो इस केस में भी लेकिन कुल मिलाकर के वही बात आ जाती है कि फिर आप कितने नेगोशिएट कर सकते हो। फिर एट द एंड कई बार एम्प्लॉय सोचता है कि ना से तो कुछ सही जो आ रहा है वैसे करके। तो वही चीज जैसे पर्सनल लोन का केस है, सेम ऐसा ही इसका केस है कि शुरू में 0 से 30 कॉल सेंटर वाले फॉलोअप लेंगे कि क्यों नहीं आप पैसा भर रहे, उसके बाद 30 से 180 इसको बैंकिंग टर्म्स में फ्लोज बोल देते हैं कि केस जो है फ्लोज में चला गया। तो ऐसे केस में जो सेटलमेंट होती है वो लगभग 180 दिनों के बाद ही होती है, उससे पहले तो बैंक कभी बोलता भी नहीं है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, नोटिस वही 3 आते हैं, सेक्शन 138, LRN और DLN। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। होम लोन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये सिक्योर्ड लोन आ गया, पहले वाले दोनों क्या थे, अनसिक्योर्ड थे। सिक्योर्ड आ गया यानी बैंक के पास पावर आ गई, बैंक के पास सरफेसाई एक्ट आ गया, FAESI, बड़ा नाम है। ठीक है जी, ये सरफेसाई एक्ट की पावर आ गई। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि आपका जो घर है वो बैंक के पास मॉर्टगेज पड़ा है, यानी एक तरह से गिरवी पड़ा है, घर के कागज तो बैंक के पास पड़े हैं, आप होम लोन की EMI नहीं भर रहे, मान के चलो आप भरते जैसे 90 दिन हो गए तो बैंक आपको नोटिस भेज ही देगा। ये 3 नोटिस तो सबसे पहले आ जाएंगे, सेक्शन 138, LRN और DLN। अब आप 90 दिन हो गए, नोटिस आ गए, कोई रिवर्ट नहीं कर रहे, उसके बाद कुछ बैंक ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे करते हैं, एक सिंबॉलिक, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक पोजेशन नोटिस बोलते हैं इसको, ये आपके घर के दरवाजे पे, आपकी फैक्ट्री पे जो भी चीज गिरवी पड़ी है उस पे आके चिपका देगा। आप कई बार देखते होगे ना, बैंक का नोटिस लगा है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ऐसा वैसा बैंक की कस्टडी में है ऐसा, तो जो भी सिंबॉलिक नोटिस होगा वो चिपका देगा। अब इस चीज में भी कई लोग ऐतराज करते हैं, लड़ते हैं बैंक के साथ, लेकिन बैंक का काम है वो एक बार चिपका के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हर बैंक फॉलो नहीं करता। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या होगा, आर्बिट्रेशन केस लग जाएगा आपके पास। ठीक है, वो कोर्ट से जो भी एक वकील कोर्ट का हायर करता है उसके पास आपको बुलाया जाएगा कि ऐसा ऐसा आर्बिट्रेशन हायर की जाएगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद बैंक सरफेसाई एक्ट का यूज करेगा, उसके पास पावर है एक तरह से। अब क्योंकि बैंक क्या बोलता है ना, देखो सीधी सी बात समझो आप, पर्सनल लोन के केस में बैंक को पता है कि मैं इसको सजा जरूर दिलवा सकता हूं, कोर्ट में जरूर इसके पास हर रोज मेरा एम्प्लॉय भी भेज दूंगा इसके घर पे, कोर्ट में भी केस ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई चीज गिरवी तो नहीं है। पर्सनल लोन के केस में, क्रेडिट कार्ड के केस में कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी तो नहीं है, कानूनी सजा हो गई तो हो गई। लेकिन होम लोन के केस में बैंक कड़क है। अभी बैंक आराम से ऐसे बैठा है कि भाई ऐसा सुनो, कस्टमर को बैंक ये बोलता है कि अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो आपका जो घर है वो मेरे पास गिरवी है, मैं इसको क्या करूंगा, एक तरह से इसको अपनी कस्टडी में लूंगा, घर आपसे खाली कराऊंगा और इस घर का ऑक्शन करवा दूंगा। ऑक्शन में जब ये घर बिकेगा और मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। बैंक के पास इस बार ताकत है, कस्टमर को भी ये चीज पता है कि उसका घर बैंक के पास गिरवी है, कस्टमर के पास कोई कागज थोड़ी पड़े हैं, बैंक इसका ऑक्शन करवा सकता है। अच्छा, अब ऑक्शन करने के लिए भी ना एक चीज समझो, ऑक्शन करवाने के लिए भी बैंक को कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है।
ठीक है। अब ये चीज़ सबसे मुश्किल है। ऐसा थोड़ी कि कोर्ट हर एक के लिए कह देगा हाँ जी ठीक है ऑक्शन कर दो, हाँ जी इसका ऑक्शन कर दो, इसका भी कर दो, इसका नहीं। देखो देश है, देश में कानून है। ऐसा नहीं होता कि अब मान के चलो कि कोई 1 साल से पैसा नहीं भर पा रहा तो जी बैंक ने कोर्ट में केस लगाया और कोर्ट से ऑर्डर आ गया, चलो जी कर दो इसका ऑक्शन कर दो, ऑक्शन कर दो। ऐसा नहीं होता। कोर्ट कभी भी बहुत आसानी से बैंक को अप्रूवल नहीं देता, लेकिन बैंक को पता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो मान के चलो किसी का 20 साल का लोन है, वो 20 साल तक तो अकाउंट में ऐसा कर सकते हैं, कभी 1000 रुपये डाल दिए, कभी 500 रुपये डाल दिए। कोर्ट कहेगा कि भले उसकी किस्तें 50,000 रुपये की हो, वो क्या करेगा, कभी 1000 डाल देगा कस्टमर, कभी 500 डाल देगा। बड़े चतुर कस्टमर होते हैं, कभी 500 डाल देगा, कभी 1000 डाल देगा। इससे उसका फायदा पता है क्या हो रहा है? इससे इसका फायदा ये हो रहा है कि कोर्ट में केस गया, कोर्ट से यही जजमेंट आएगा कि यार कस्टमर प्रयास तो कर रहा है। यार बैंक कहेगा कि 50,000 रुपये की किस्त के पीछे वो महीने के 1000 रुपये डाल देता है, लेकिन कोर्ट कहेगा कि नहीं प्रयास तो कर रहा है। तो ऐसा करते 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 कस्टमर जो है, मान लो उसका 20 साल का होम लोन है, 20 साल तक तो बचा रहेगा वो, कि उसका ऑक्शन के लिए अप्रूवल नहीं आएगा कोर्ट से कभी भी। क्यों? क्योंकि वो जो है बार बार कुछ ना कुछ तो पैसा डाल ही रहा है, कोर्ट कहेगा कुछ ना कुछ तो पैसा डाल ही रहा है। लेकिन जब ये समय खत्म हो जाएगा, तब वही कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। जब ये वाला समय खत्म हो जाएगा, एक तरह से ये 20 साल खत्म हो गया, लोन ही खत्म हो गया, तब वो क्या करेगा? तब तो उसके पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद क्या करेगा? या तो पूरा पैसा भरेगा, तब तक बैंक ने इतना इंटरेस्ट पता नहीं क्या क्या लगा दिया होगा उसके ऊपर कि मान लो प्रिंसिपल तो मान के चलो उसका 50 लाख पेंडिंग था, अब इतने साल से वो घुमा रहा है, एक तरह से बैंक को घुमाई जा रहा है, भयंकर पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा लोगों के, इसका 1.5 करोड़ के आसपास ले गया होगा। अब ये पैसा तो वो भरने से रहा, उस टाइम तो फिर ऑक्शन करेगा ही करेगा बैंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक क्या बोलता है कि फिर बीच में सेटलमेंट कर लेते हैं। बैंक क्यों सेटलमेंट के लिए बोलता है? बैंक के पास, अब आप कई लोग कहेंगे बैंक के पास तो ताकत है, बैंक क्यों सेटलमेंट के लिए बोलता है? थोड़ा सा रुक जाए, जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तब भर के पूरा पैसा ले। उसको पता है कि देखो बैंक का कभी भी बिजनेस ये नहीं है कि घर को बेच दो या ऐसा कर लो वैसा कर लो। बैंक का काम है लोन देना, उस पर ब्याज कमाना, सिंपल सी बात है। बैंक बीच में सेटलमेंट का ऑफर इसलिए देता है कि भाई हमें इस झमेलों में पड़ना ही नहीं है, आप आज सेटलमेंट कर लो। लेकिन इस केस में जो सेटलमेंट होती है ना, सीधी सी बात है, इस केस में सेटलमेंट बैंक आपको भर भर के नहीं देने वाला। इस केस में बैंक यही कहेगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपका ब्याज माफ कर सकता हूं, मूलधन तो मैं पूरा लूंगा ही लूंगा। क्योंकि पिछले जो अनसिक्योर्ड लोन थे उसमें मूलधन पे भी बैंक कहीं ना कहीं बीच में नेगोशिएशन करके सेटलमेंट कर देता था, लेकिन होम लोन के केस में बैंक डिस्काउंट नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट जो या फिर जो आपके ऊपर पेनल्टीज लगी हैं उसको छोड़ देगा, लेकिन मूलधन तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अब बाकी डिपेंड करता है इसमें भी केस टू केस। कई बार कुछ लोग 10% के आसपास मूलधन पे भी, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपकी सिचुएशन है, और मतलब हर किसी का डिफ़ॉल्ट करने का एक ना सिचुएशन भी अलग हो सकती है कि भाई क्या मजबूरी हो गई ऐसा वैसा, तो वो सारी की सारी चीज़ें। ऐसे ही व्हीकल लोन है, ये भी बैंक को पता है। अब ये कार है, बाइक है, कुछ भी है, ठीक है, ये बैंक के पास हाइपोथिकेटेड पड़ा है। वही चीज़ है कि अब कस्टमर इसको बेच तो सकता नहीं, क्योंकि आरसी के ऊपर बैंक के पास गिरवी है, उस पर लिखा हुआ है हाइपोथिकेटेड टू जो भी बैंक है। अभी इस केस में भी यही है कि मान लो किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो 3 नोटिस LRN, DLN और सेक्शन 138 सबसे पहले जाएंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाती है कि बैंक क्या है, ये सारे नोटिस भेज दिए, फिर बैंक कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कार को अपनी पोजीशन में लेने के लिए एक तरह से अप्रूवल लाएगा। तो जैसे ही अप्रूवल आ गया, अब वही चीज़ है कि कोर्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना आसान नहीं है कि बैंक कोर्ट में गया और जी अप्रूवल आ गया जब्त कर लो गाड़ी का, सरेंडर करा लो गाड़ी, इतना आसान नहीं। हाँ, केस में अगर किसी केस में मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो फिर वो उठा लेगा, वही चीज़ है। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मेरे कुछ कलीग्स उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है जी, तो वो बोलते हैं कि इतना आसान है ही नहीं यूपी के अंदर, आप कोर्ट से अप्रूवल ले आओ और गाड़ी को उठा लो। अच्छा जी, गाड़ी उठा ली, अब ये देखो मेरे वर्ड्स नहीं है, जो मेरे कलीग्स मेरे को बताते हैं तो उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो बोलते हैं कि ठीक है जी, गाड़ी चलो मान लो जी अप्रूवल आ भी गया, लेकिन वही बात है कि जो कस्टमर है वो दबंग है कि ऐसे कैसे उठा के ले जाओगे गाड़ी को। तो बड़े चैलेंजेस हैं बैंक के सामने भी, ठीक है जी। लेकिन वही कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे रिकवरी करना बहुत आसान है। इधर कोर्ट के जो अप्रूवल हैं वो तुरंत आ जाते हैं, मतलब जल्दी कोर्ट से एक्शन होते हैं। तो ये 2 स्टेट्स काफ़ी मशहूर हैं भारत में। अगर आप बैंकिंग टर्म्स से देखोगे ना, तो MP और राजस्थान के अंदर, अगर जैसे बैंकों के अंदर भी ना पूरी पैन इंडिया एक्सेल की शीट आती है, ठीक है, कि हाँ जी इस स्टेट में कितनी रिकवरी हुई, उस स्टेट में कितनी हुई, तो हमेशा ये 2 स्टेट्स टॉप पे रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोर्ट से जल्दी अप्रूवल आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मान के चलो किसी का कोर्ट से अप्रूवल आ गया तो उसको तो सरेंडर कर लेगा गाड़ी को। कुछ लोग खुद ही बोल देते हैं कि मेरी गाड़ी सरेंडर कर लो जी, मेरे को माफ़ करो और लोन को ख़त्म करो। अच्छा, मान के चलो गाड़ी सरेंडर कर दी, ठीक है जी, लेट सपोज कि 10 लाख रुपये का लोन था,
ठीक है। और कोई कस्टमर कहता है मेरी कार जो है इसको सरेंडर कर लो, गाड़ी सरेंडर होगी, फिर बैंक क्या करेगा, गाड़ी को सरेंडर करके अपने यार्ड में खड़ी कर देगा, वहाँ से इसका ऑक्शन होएगा। मान लो गाड़ी बिकी 5 लाख रुपए की। अब यहाँ पे मान के चलो 5 लाख की जब गाड़ी बिक गई तो कायदे से ना सेटलमेंट हो गई, इसी को ही सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन फिर भी बैंक आपको एक बार अप्रोच करेगा, बैंक कहेगा कि 5 लाख की गाड़ी बिकी है, 5 लाख रुपया और दो। इसको आप ये समझ लो कि जिसको बोलते हैं ना कि अगर कुछ आ गया बैंक के पास तो अच्छी बात है, जिन नहीं भी आया तो बैंक को ये केस क्लोज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक बार फॉलोअप होता है, बट यहाँ से पैसा एक बार जब गाड़ी उठा के ले गया ना बैंक, तो फिर आगे कुछ मिलता नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो इसकी कोई हम एक तरह से सेटलमेंट बोल देते हैं कि हाँ जी यहाँ पे गाड़ी आ गई, गाड़ी की कलेक्शन हो गई और केस हो गया खत्म, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं कार लोन के केस में, ठीक है। अच्छा, गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड लोन है। मैं कहता हूँ कि अगर जो बैंक सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन बेच रहा है ना, वो सबसे सेफ है, सबसे संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड लोन क्या होता है, मान के चलो आपने बैंक में 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रख दिया। 1 लाख मैं ऐसे कह रहा हूं कि मार्केट में अगर आज आप किसी सुनारे के पास बेचने जाओ तो वो 1 लाख रुपए का सुनारा खरीद लेगा, मार्केट वैल्यू उसकी 1 लाख है। जो 1 लाख रुपए का गोल्ड है, बैंक उसके पीछे 75% ही लोन देता है, यानी 75,000 रुपए का ही आपको लोन देगा, ठीक है जी। 75,000 का आपको लोन दिया और 1 लाख का सोना अपने पास गिरवी रख लिया। अब मान लो जो गोल्ड लोन होता है ना, ये 3 बारी के लिए मिलता है, या तो आप 3 महीने के लिए ले लो, या 6 महीने के लिए ले लो, या फिर 1 साल के लिए। मान लो आप 1 साल के लिए लेते हो, इसमें ऐसा नहीं होता कि हर महीने आपको ईएमआई देनी है। मान लो 75,000 रुपए का ही मैंने लोन ले लिया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद जो भी इसका ब्याज बना, मान लो 5,000 रुपये ब्याज बना, तो बैंक कहेगा कि 1 साल हो गया, अब आप 5,000 रुपये मेरे को दे दो और अपने गोल्ड लोन को रिन्यू कर लो। यानी मैं सिर्फ 5,000 रुपये बैंक को दे आऊंगा और अगले 1 साल के लिए मेरा गोल्ड लोन रिन्यू हो गया। बैंक के पास पड़ा था, बैंक के पास ही पड़ा है। और किसी दिन अगर मेरे को गोल्ड छुड़वाना हुआ तो 1 साल बाद मैं जाऊंगा, मैं 80,000 रुपये दूंगा उसको, 75,000 इसके और 5,000 रुपये ब्याज के, 80,000 रुपये दूंगा और अपना गोल्ड वापस ले आऊंगा। लेकिन मान लो अब 1 साल हो गया, 5,000 रुपये उसको ब्याज था, वो पैसा नहीं भरता, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ना भरो। 30 दिन हो गए, फॉलोअप होगा, 60 दिन हो गए नहीं भर रहा, 90 दिन हो गए, अब हो गया केस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई के हिसाब से बैंक 90 दिन के बाद सोना उठा के आराम से बेच सकता है। और सोना ऐसी चीज है, बड़े प्यार से बेच देगा। 1 लाख का गोल्ड है, 1 लाख किसी भी दुकान पे जाके तनिष्क वनिष्क किसी भी लोकल सुनारे को बेच देगा। मान लो बेच दिया, 80,000 रुपये उसने मान लो देने थे, 5,000 ब्याज, 75,000 रुपये ये, प्लस में छोटी मोटी 2-1,000 रुपये की पेनल्टी, मान लो 82,000 रुपये हो गए। बैंक क्या करेगा, ये अपने पास रखेगा, 18,000 रुपये का एक डीडी बनाएगा और ये कस्टमर को पकड़ा देगा, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ है, बैंक कभी भी ना आसानी से, मान लो कोई गोल्ड लोन है, ऐसा नहीं कि 90 दिनों के बाद ही उठा करके बेच देगा। बैंक को पता है भाई बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एसेट है, बहुत ज़्यादा, कभी मर्जी बेच के मैं अपना पैसा रिकवर कर देता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो बैंक कभी भी ना बहुत आसानी के साथ, बैंक कभी भी बहुत आसानी के साथ जल्दी से ये गोल्ड को बेचता नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, किसी के इमोशंस जुड़े हो सकता है कि किसी ने अपनी घरवाली का गोल्ड बैंक में गिरवी रखा हो, किसी को शादी में मिला हो वो रखा हो, किसी ने अपनी मदर का, फादर का। तो एक इंडिया में ऐसी चीज़ है, बड़े इमोशंस जुड़े होते हैं। तो बैंक ऐसा नहीं कि 90 डेज हो गए और उठा करके गोल्ड को बेच दिया, इससे बैंक की भी इमेज खराब होती है। मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जी, ठीक है, इसने उठा करके गोल्ड बेच दिया किसी का भी, तो मान लो गाँव में किसी कस्टमर ने लोन लिया, वो अपने गांव में डिंडोरा नहीं पीटेगा कि सबसे बेकार बैंक है यार, 90 दिन हुए नहीं गोल्ड उठा के बेच दिया। तो बैंक रुका रहता है, बैंक 1-1 साल भी रुका रहता है, फॉलोअप लेता रहता है कि भर दो भर दो भर दो भर दो। जब ऊपर से प्रेशर आता है आरबीआई का, हाँ जी इतनी बड़ी डिफॉल्ट की बुक हो गई है, फिर उस दिन निकालते हैं सारे के सारे ऑप्शन, हाँ जी ये सारे के सारे बेचो बेचो बेचो, जैसे जैसे केस पुराने होते चले जाते। तो 180 दिनों, मान लीजिए चलो 6 दिन हो गए ना, 6 महीने हो गए ना, उसके बाद बैंक थोड़ा कड़क हो जाता है कि चलो जी अब ऑप्शन करने शुरू करो। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, उससे पहले फॉलोअप लेता रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। अच्छा, ये केसीसी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस देश में फार्मर एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसके पास पावर भी बहुत है, और दुर्भाग्य से हमारे देश में हमने फार्मर्स की स्थिति भी खराब कर रखी है, ठीक है जी। कुछ फार्मर्स, देखो मजबूरी, मैंने ना बड़ा ग्राउंड पे जाके काम किया है फार्मर्स के साथ, क्योंकि मैंने केसीसी में ही काम किया है, ठीक है। और मतलब बहुत रूरल महाराष्ट्र में, वैसे मैं बेसिकली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने महाराष्ट्र में ये काम किया था, ठीक है, ये एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो वहाँ जो एरिया था ना, वो बड़ा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया था, बिल्कुल बारिश नहीं होती थी और फार्मर्स की हालत सच में बड़ी खस्ता थी। लेकिन उसमें भी कुछ फार्मर्स बड़े थे और कुछ फार्मर्स छोटे थे। कुछ फार्मर्स जो है मजबूरी हो जाती थी, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मतलब आप खुद कहोगे ना यार, ऐसा आप ये कहोगे कि यार मेरा मन ही नहीं करता यार इनसे कलेक्शन करवाने का, मतलब एजेंसी है लेकिन एजेंसी बड़ी रूड होती है, वो उनको अपना कमीशन दिखता है सिर्फ, वो जाते हैं हर किसी के पास। लेकिन आप उनके बॉस होकर के ना, आप बड़ा ऐसा हो जाएगा कि यार मन नहीं करता यार, इस भाई से पैसे लेने का नहीं मन करता बैंक के, लेकिन अब आपकी जॉब है, आपको जाना पड़ेगा। बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मैं कहता हूँ इस डिपार्टमेंट में अगर किसी ने काम कर लिया ना, केसीसी वाले में, आप ये कहोगे कि मेरा लाइफ टाइम डिपार्टमेंट मत बदलो,
इतनी रिस्पेक्ट, जो इंसान जितना गरीब है ना, मैं सच कह रहा हूँ आपको, वो आपको उतनी इज्जत देगा। भले उसने, मैंने ऐसे भी केस देखे कि मजबूरी में लोग पैसा नहीं दे पा रहे, और कभी उनके पास चले जाओ गांव में, वो कहेंगे सर बैठो, कोई मूंगफलियाँ ला रहा है आपके लिए, कोई कुछ जो उसने खेत में कुछ खाने पीने का फ्रूट उगाया वो ला रहा है कि सर आप ये खाओ, कोई गन्ने ले आ रहा है, जो उसके पास है, मतलब सच में रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने ये देखा है कि किसी अमीर इंसान से अगर कोई बैंक वाला बंदा चला जाए ना, उसके अलग ही वो है कि एक तो डिफॉल्ट कर रखा है, ऊपर से अकड़ अलग है। लेकिन ये जो फार्मर वाला डिपार्टमेंट है ना, मैं सही कह रहा हूँ कि कोई अगर बैंक वाला बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, और वो अगर किसी भी रिकवरी वाली टीम में उसने काम किया ना, तो ये द बेस्ट है, मतलब केसीसी डिपार्टमेंट। अच्छा, लेकिन कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं जो जान के डिफॉल्ट करते हैं। मान लो बड़े फार्मर्स हैं, उनको पता है, जैसे महाराष्ट्र में ना कर्ज माफ़ी आती है, इलेक्शन से ठीक पहले सरकार कहेगी जी 2 लाख से कम जिसका भी कर्जा है ना, वो हम सारा माफ़ कर देंगे। अब कुछ फार्मर हैं जो भर सकते हैं, पैसा भर भी रहे थे, ये लगातार भर रहे थे, ईएमआई भर रहे थे, ये कर्ज माफ़ी की स्कीम आ गई जी, ये क्या करेंगे, भरनी बंद कर देंगे। ये कहेंगे जब सबको ही मिलना है तो मैं क्यों भरूं पैसा। जो भर रहा था वो भी भरना बंद कर देता है जान के। अब वो तो इंटेंशनल डिफॉल्टर गए, अब इनके पास था पैसा, भर भी रहे थे टाइम से, लेकिन फिर भरना बंद कर दिया। केसीसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें फार्मर का जो लैंड है, जिसको बोलते हैं ना, उसको गिरवी रखा जाता है बैंक के पास, और बैंक लोन देती है। ये चीज़ बैंक को भी पता है कि अगर मान के चलो कोई फार्मर कल को लोन नहीं भर रहा, मान लो लोन भरना बंद कर गया, और बैंक उसको जाके ये नहीं कह सकता खुलेआम मुंह पे कि भाई तेरी ज़मीन बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। गांव में इतनी मार पड़ेगी इस बैंक के बंदे को, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत भारी इमोशंस हैं एग्रीकल्चर लैंड को लेके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप किसी को ये चीज़ बोल दोगे, देखो इंडिया में ना ज़मीन को माँ की जैसा माना जाता है कि माँ है, आप किसी को ये थोड़ी कह दोगे कि अपनी माँ को बेच दो, सीधी सी बात है। तो एक गहरे इमोशंस है, मतलब मैं आपको बस समझा सकता हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं जुड़े हुए ना, तो सीधी सी बात है, बस बैंक का एम्प्लॉय फार्मर को जाके ये नहीं कह सकता कि भाई हम तेरी ज़मीन बेच देंगे। ये चीज़ बैंक को भी पता है कि भले ही एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बैंक के पास मॉर्टगेज्ड है, गिरवी है, लेकिन बैंक कुछ भी नहीं कर सकता फार्मर के उस लैंड के साथ। हाँ, ये चीज़ है, जब तक वो लैंड बैंक के पास गिरवी है, फार्मर इस लैंड को, जैसे कई बार किसान क्या करता है कि उसके पास मान लो ऑन रोड एक जिसको नॉर्थ इंडिया में किला बोल देते हैं, मान लो 1 किला ज़मीन है, उसकी वैल्यू 10 लाख है, और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ 2 लाख रुपए के हिसाब से भी 1 किला मिलता। तो बैंक कई बार फार्मर क्या करता है, ज़मीन के बदले ज़मीन ले लेता है, ठीक है, कि ऑन रोड वाली ज़मीन बेच दी, पीछे 5 किले ज़मीन खरीद ली 2-2 लाख रुपए की। तो ऐसा चलता है गांव के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर मान के चलो किसी का लैंड बैंक के पास गिरवी है, ये फार्मर कभी भी इसको सेल नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से कभी भी उसको सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैंक के पास ये चीज़ गिरवी है। तो बैंक इसीलिए बार बार देखो, बैंक तो हर रोज फार्मर के पास जाके बैठेगा, जहां फार्मर मिले, घर पे मिले, खेत में मिले, बैंक वाला हर रोज जाकर के बैठ जाएगा फार्मर के पास। अब इससे फार्मर को अपनी, देखो किसको अपनी इज्जत अच्छी नहीं लगती है ना, वो फार्मर भी परेशान होता है कि रोज़ अड़ोस पड़ोस में बेइज्जती होती है कि बैंक वाले रोज़ आ जाते हैं। तो फार्मर भी कहते हैं कि चलो जी सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में भी सेटलमेंट फिर वैसे ही होती है, हालांकि ये सिक्योर्ड लोन है, कायदे से बैंकिंग टर्म्स में सिक्योर्ड लोन ही माना जाएगा, लेकिन इसको एक तरह से आप अनसिक्योर्ड लोन की तरह ही ट्रीट करके चलो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि एग्रीकल्चर बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे देश के अंदर, ठीक है जी। तो एक तरह से फिर यहाँ पे सेटलमेंट की जाती है, बैंक इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह तो छोड़ देता है, साथ में जो मूलधन होता है उसके ऊपर एक तरह से फिर आपको डिबेट के ऊपर बात है कि कितना आप करवा सकते हो बैंक के साथ। कम हो सकता है कि जैसे मान लो किसी ने 5 लाख रुपए का मूलधन लिया, इस पे ब्याज लग गया जी 3 लाख रुपए, बैंक ये तो छोड़ ही देगा। अब इसके ऊपर आपके ऊपर है जी, 4 लाख में कर लो, 2 लाख में कर लो, 2.5 लाख में कर लो, जहां बीच की सेटिंग बैठ जाए तो सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है जी। और ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, जैसे बजाज वगैरह हो गए, ये देते रहते हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई पे, एसी ले लो, फ्रिज ले लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गई। अब ऐसा नहीं है कि इस केस में पैसा नहीं भरा तो एसी उठा के ले गए, फ्रिज उठा के ले गए, नहीं, ये बस पैसा दे दिया, उसके बाद ये पर्सनल लोन की तरह ही रिकवरी होती है इसकी, कि बीच में बस सेटलमेंट ही करता है बस बैंक आकर के कि ठीक है, मान लो किसी ने 50,000 का लोन लिया, उससे आईफोन ले लिया, ऐसा थोड़ी कि आईफोन उठा के ले जाएगा ये कहेगा कि 50,000 का लोन है, सेटलमेंट कर लो अभी कि 20,000 में करनी है, 25 में करनी है, 30 में करनी है, जैसा भी बीच में जहां फिट हो जाए सेटलमेंट हो गई, ठीक है। बाकी ये ओडी लिमिट हो गई, ये तो 2 तरह से मिलती है, सिक्योर्ड भी मिलती है, अनसिक्योर्ड भी मिलती है। सिक्योर्ड तो ऐसा हो गया कि छोटी अमाउंट की दे देते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक, और सॉरी अनसिक्योर्ड। और सिक्योर्ड में क्या है, कोई ना कोई लैंड वगैरह फिर गिरवी रखना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में फिर आपको एक लिमिट मिलती है, ठीक है जी। और ऐसे ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर वही होम लोन की तरह ही सारा का सारा काम करता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी अगर इन केस स्टिल अगर आपका कुछ फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।
मेरे पास जो भी मैंने डिस्कशन किया, एक डीप डिस्कशन किया था बैंक की टीम के साथ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बताई। बाकी इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है फोकस पाथ, यहाँ पे भी हम जो है बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे भी आपको इसी वीडियोज़ की तरह इन्फॉर्मेटिव जो भी सारी की सारी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।